कैसा वैसा आपको बताया जाएगा इसके अंदर। और क्या था, हाँ, उस पे लॉगिन कैसे किया जाता था उस समय पे, वो सब आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट पता चलेगा। चलिए उस मशीन को एक बार स्टार्ट कर लीजिए। फिर इसे स्टार्ट करने के बाद आप सभी को आईपी मिल जाएगा, सेम आईपी होगा सभी का 11.220 का। तो आपने इसको एनमैप किया, कितने पोर्ट्स ओपन आए इस पे? दो पोर्ट्स आपके सामने ओपन आए, कौन कौन से? SSH एंड HTTP, ठीक है। अब आप SSH से तो कुछ कर नहीं सकते जब तक आपके पास यूजर नेम पासवर्ड ना हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा? सिर्फ HTTP। तो आप HTTP पोर्ट को ओपन करके देखिए और आप चेक करिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है जब आप HTTP पोर्ट ओपन कर रहे हैं। जैसे आपने एक्सेस करने का ट्राई किया तो आपका जो यूआरएल है वो चेंज हो गया। वो किस पे स्विच कर गया ऑटोमेटिकली? 2 million.htb पे, जहाँ पर 2 जो है वो न्यूमेरिक में लिखा हो, ये आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो अब आप क्या करोगे बताइए? क्योंकि ये डोमेन से एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो कैसे आप चेक करेंगे इसको? होस्ट फाइल में आप ये डोमेन कॉपी करिए, डोमेन नेम, और अपने होस्ट फाइल को ओपन कर लीजिए जो ईटीसी लोकेशन पर होगा, और यहाँ पर आप एक आईपी एड्रेस ऐड कर दो। क्या है आईपी? 10.10.221। एंड इसमें आप ऐड कर दो जो डोमेन नेम है 2 million.htb, इसको आप ऐड करके सेव कर लो और एग्जिट कर दो। वापस जाके आप पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखिए कि अभी ये ओपन हो रहा है या नहीं। तो जैसे आप चेक करोगे ये आपको ओपन होके दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, ओपन होने के बाद आपको कौन कौन से लिंक पे कुछ मिल रहा है देखने के लिए? तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है लॉगिन का। यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि आपके पास कोई साइन इन का ऑप्शन नहीं है, बट ज्वाइन का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आप अगर ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन एसटीबी। लॉगिन पे जाओगे तो आपके पास डायरेक्टली वो दिखा देगा कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, या ईमेल एड्रेस अगर मांग रहा होगा तो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आपको चाहिए लॉगिन करने के लिए, ठीक है। इस तरीके की पुरानी वेबसाइट दिखती थी एक्टा बॉक्स की। अब अगर आपके पास क्रेडेंशियल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन इन का बटन नहीं दे रखा, लॉग साइन अप का बटन, सॉरी साइन अप का बटन नहीं दे रखा आपको यहाँ पे कि आप अपना अकाउंट बना पाओ, या रजिस्टर के लिए कुछ दिया हुआ ऐसा नहीं। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप ज्वाइन वाले ऑप्शन पे जाइए, आपके पास ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन HTB। एंड इस केस में आपको क्या चाहिए? इनवाइट कोड, जो हमारे पास अगर नहीं है तो आप लॉगिन भी नहीं कर पाओगे, साइन इन अपना अकाउंट ही नहीं बना सकते यहाँ पर अगर आपके पास इनवाइट कोड नहीं है तो। अब क्या किया आपने यहाँ से बताइए? और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फील फ्री टू हैक योर वे इन। अपना खुद रास्ता बनाइए हैक करके सिस्टम्स को या उनके मैकेनिज्म को, उनके फंक्शनैलिटी को ट्राई करिए कि आपको कोड मिल जाए जिसके थ्रू आप रजिस्टर वाले पेज पे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे और आप अगर इसी पेज को रिफ्रेश करेंगे अगर आप, तो आपको कुछ रिक्वेस्ट जाती हुई दिखाई देंगी। इसमें से एक रिक्वेस्ट ऐसी है जो किसी इनवाइट वर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनवाइट api.min.js, जो कि एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। एंड इस फाइल के कंटेंट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखोगे? डबल क्लिक कर लो इस पे तो ये अपने आप नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगा, बट इसको प्रॉपरली आप देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, एक विदाउट स्पेस इसको लिख दिया गया है। तो दूसरा तरीका आपके पास है कि आप जाइए डीबगर वाले सेक्शन पे और यहाँ पे इस फाइल को देखिए, ठीक है।
यहाँ पे भी वो एक ही लाइन में दिख रही है, तो आप इस बटन पे क्लिक करके इसको कोड के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। जो कोड आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिल पा रहा था, प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड नहीं था ये, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। आपने डिबगर वाले सेक्शन पे गए जहाँ पे आपको जेएस, सीएसएस और बहुत सारी फाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें आपको एक वो जो फाइल जो भी हम लोगों ने देखी थी, इनवाइट एपीआई डॉट मिन डॉट जेएस, वो आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। हो जाएगी, अभी मैंने एक बार ट्राई करो, चेक करो दोबारा से आपने सही डाला है या नहीं, पहले तो ये देखो। पहले आईपी आएगा, फिर डोमेन आएगा। ठीक है, अगर आप अब इस पूरे सेक्शन को आप रीड करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ नीचे फंक्शंस दिख रहे हैं जो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स फंक्शन, लॉग, कंसोल। ये अलग अलग फंक्शन है जो एग्जीक्यूट कर रहा है। यूआरएल, सक्सेस, एपीआई, इनवाइट, इस तरीके के अलग अलग हैं। एक है वेरीफाई इनवाइट कोड के नाम से, और एक है मेक इनवाइट कोड के नाम से। तो जो ये मेक इनवाइट कोड वाला फंक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या करेंगे, इसको रन करने का ट्राई करिए। ये जो फंक्शन आपको यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको डिफाइन किया गया होगा, और जब आप इसको रन करोगे तो आपको आगे का स्टेप पता चलेगा कि वो कोड क्या है, वो आपके लिए इनवाइट कोड एक जनरेट कर देगा। तो कैसे करोगे आप इसको रन, कंसोल पे जाकर। अगर आपको पता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट के कोई फंक्शन को रन करना है, तो वो कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले सीएच के टाइम पे बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को रन करना। तो वैसे ही अगर आप इनवाइट, ये जो मेक इनवाइट कोड वाला फंक्शन है, मेक आई कैपिटल, जैसे आपने इसको एग्जीक्यूट करा, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपको क्या बता रहा है वो, तो देख लीजिए इसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या क्या आपको आउटपुट देखने के लिए मिला है। जब आपने इसको एग्जीक्यूट करा, इस पे कुछ काम की चीजें आ रही है या नहीं आ रही है, चीज रन करता है यहाँ पे, और इधर इस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, और ये सब किसका, लगा दीजिए आप एक बार, मतलब बात को semicolon। जब मैं इसको रन किया तो आपके पास ये मैसेज दिखाया जा रहा है, तो इसको आप ऐसे रन करिए, सेमीकोलन लगा के करना है कि वो भी कर दीजिए, और एक फंक्शन की तरह आप इसको रन करिए। ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपके ऊपर ऊपर तो दिखाया गया डेटा इज encrypted, वी शुड प्रोबेबली चेक द इंक्रिप्शन टाइप इन ऑर्डर टू डिक्रिप्ट इट। एंड जो डेटा आपको दिया गया है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आया है, जिसका इंकोडिंग टाइप क्या दे बताया गया आपको, ROT13। तो आपको ROT13 के बारे में पता है, सीएच में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, ROT13 की फुल फॉर्म क्या है, रोटेट 13। तो आप ROT13 डिकोडर सर्च कर लो, और उस पे जाके आप इस कोड को पेस्ट करिए, डिकोड करिए, और मैसेज को रीड करके समझिए कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं आपके आगे इसको सॉल्व करने के। जैसे आपने इसको पेस्ट किया, आपके सामने लिखा रहा है, इन ऑर्डर टू जनरेट द इनवाइट कोड, मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट
टू एपीआई वर्जन V1 इनवाइट जनरेट। इस पर आपको एक क्या भेजनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। तो कैसे भेजेंगे ये पोस्ट रिक्वेस्ट बताइए। हाँ, कर्ल के थ्रू भेज सकते हो, बॉक्सूट के थ्रू भी भेज सकते हैं। कर्ल के थ्रू कैसे भेजेंगे बताइए। कैपिटल एक्स के बाद पोस्ट में मेथड आप मेंशन कर दोगे और ठीक है कंप्लीट यूआरएल के साथ। ठीक है, अगर आपको कर्ल से भेजनी है आप कर्ल से भेज सकते हो। कर्ल कमांड आप यूज करिए, आपको पता है कर्ल आपके वेब रिक्वेस्ट भेजने में आपको हेल्प करता है। कर्ल, उसके बाद आप मेंशन करोगे कैपिटल एक्स, पोस्ट आपने मेंशन किया, उसके बाद वो पूरा यूआरएल आप डाल दीजिए http://2million.htb और इसके बाद की चीज आपको पता रखिए एपीआई इनवाइट एंड जनरेट। आपको ये यूआरएल दिया हुआ है, आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो इस यूआरएल पर। ठीक है, तो आपने एक्स से बता दिया कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, पोस्ट मेथड यूज करना है। आप तो एंटर करिए एक बार, और जैसे आपने ये रिक्वेस्ट भेजी आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट क्या है आपके पास, इस तरीके से सक्सेस सबसे पहले लिखा है आपके सामने, डेटा कोड और ये सारी चीज आपको दे रखी है, जहां पर ये डेटा अगेन क्या है, एनकोडेड फॉर्म में। और कौन सी एनकोडिंग है जो देख के आपको पता चल रही है, मैंने आपको बताया था कि जब भी इक्वल्स टू एंड में आ रहा है तो वो कौन सी एल्गोरिथम हो सकती है, बेस 64, जिसको आप डिकोड करने का ट्राई कैसे करेंगे, एको। तो जब आपने इसको डिकोड किया आपके सामने एक इनवाइट कोड, एक कोड आपके सामने आ गया जो शायद आपका क्या हो सकता है, एक इनवाइट कोड हो सकता है। एक बार इसको कॉपी करिए आप, और कॉपी करने के बाद आप जाइए हैक द बॉक्स वाले वेबसाइट पर जहाँ पे आप ये सारे काम कर रहे थे। एंड जब आप ज्वाइन पे गए थे तो ज्वाइन पे जाने के बाद आपको ज्वाइन एचटीबी वाला बटन मिला था, एंड देन वो आपसे पूछ रहा था इनवाइट कोड के बारे में। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक इनवाइट कोड के साथ यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जब और आप ऑटोमेटिकली कौन से पेज पे आ गए, आप रजिस्टर वाले में। पहले आप इनवाइट वाले पेज पे थे तो आप किस पेज पे आ गए, रजिस्टर वाले पेज पे। तो रजिस्ट्रेशन का ये तरीका था पुराने टाइम में, आज से वही 5 6 7 साल हो गए लगभग, उस साल उतने साल पहले के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट था हेल्थ द बॉक्स पे अकाउंट बनाने का। चलिए, सो अकाउंट हम लोगों ने अ, बना लेते हैं, अपने अपने नाम से बना लो आप लोग अकाउंट, ताकि वो एक दूसरे के नाम से मैच ना करे। ठीक है, अपने अपने नाम से आप लोग अकाउंट बना लीजिए। कोई भी आप एक ईमेल डाल दीजिए यहाँ पे। पासवर्ड आपको जो भी सेट करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दीजिए। याद रखिएगा अपनी डिटेल्स आपने क्या रखी है, ताकि आप उनको फिर आगे अगर जरूरत पड़े तो यूज कर पाए। सो रजिस्टर करने के बाद ऊपर ट्राई करते हैं लॉगिन करने का। जैसे आप करोगे तो आप अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। कोई भी मेल यूज कर लो यार, अपने अपने मन की तुम खुद से टेम्प मेल दे दो, एक xyz.com कुछ भी। ये तो एक सीटीएफ है ना, इसमें कोई रियल वेबसाइट की जरूरत नहीं।
कितना हो गया था सभी का? मतलब आप में से कुछ लोगों का इतना हो गया था? चलिए, अब इसके आगे आप लोगों ने क्या किया बताइए मुझे? हुँ, हुँ। कहाँ पे है बताइएगा दोबारा? यहाँ पे? ठीक है, तो अब लैब्स के अंदर अब बाकी सारी लिंक्स आप चेक करके ट्राई करो। बट कुछ ऐसा आपको मिलेगा नहीं कि जिसपे कुछ अलग पड़ा हो, ठीक है? लेकिन जब आप एक्सेस वाले पेज पे जाओगे तो अब आपको एक्सेस वाले लिंक पे ले जाएगा जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कनेक्शन पैक डाउनलोड करने का, जो ओपन वीपीएन फाइल होगी आपकी और इसके अलावा उस फाइल को रीजनरेट करने का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? ये कनेक्शन पैक का मतलब है कि आप वो ओपन वीपीएन की फाइल डाउनलोड कर सकते हो जिससे आप इन लैब्स को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है? राइट हैंड साइड में लिखा भी हुआ है कि क्या है, ओपन वीपीएन की फाइल है, क्या है, वो सब आपको बताया गया है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, आप एक बार इन लिंक्स पे क्लिक करके देखिए कि आप कनेक्शन पैक को जब आप क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है। मेरे पास एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है जिसका नाम है विशाल डॉट ओवीपीएन। आप इस फाइल को क्लिक करोगे तो वो मेरे अकॉर्डिंग उसने एक यूनिक सर्टिफिकेट फाइल जनरेट कर दी ओपन वीपीएन की, जिससे मैं यूज करके कनेक्शन वगैरह एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। ऐसा कुछ करके आपने आपके लिए इसने एक फाइल जनरेट कर दी है। और अगर आप रीजनरेट पे क्लिक करोगे तो वो एक नई फाइल आपको जनरेट करके भेज देगा जिसके अंदर की कंटेंट्स पहले वाले से डिफरेंट होंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ये जब आप इन दोनों बटन्स पे क्लिक कर रहे हो तो एक्चुअल में कौन क्या लिंक, क्या बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, कौन-कौन से यूआरएल पे आप जा रहे हैं, वो चेक कैसे करोगे आप? वर्कसूट के थ्रू। तो आप वर्कसूट ओपन करने के लिए अगेन आप इसको ओपन कर लो यहाँ से। तो वर्कसूट आप ओपन करिए। ठीक है, अब एचटीटीपी हिस्ट्री पे जाके आप सारी रिक्वेस्ट को एक बार चेक करिए। दोबारा से एक बार क्लिक करते हैं कनेक्शन पैक पे और रीजनरेट पे भी, ताकि पता चले कि कौन-कौन सी रिक्वेस्ट गई है। तो वो रिक्वेस्ट कहाँ-कहाँ गई है आपकी? पहली रिक्वेस्ट गई है जब आपने जनरेट पे क्लिक किया तो वो इस यूआरएल पे गई है एपीआई वी1 यूजर वीपीएन जनरेट, और जब एपीआई सेकंड पे आपने ट्राई किया, दूसरे वाले लिंक पे क्लिक किया तो वो इस वाले एपीआई पे रिक्वेस्ट गई। ठीक है। अब इससे आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पर एपीआईज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, एपीआईज़ क्या होती है? एपीआईज़ बताया था आप लोगों को, क्या होती है एपीआईज़? कीज़ डेटा फेच करने में हेल्प करती है, डेटा रिट्रीव करने में हेल्प करती है, डेटा को स्टोर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर आपको एपीआईज़ हम तब यूज़ करते हैं, एपीआईज़ आपके स्पेसिफिक यूआरएल्स हो जाते हैं, जो आपके किसी और सर्विस से डेटा को फेच करने का ट्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर एपीआई यूज़ हो रही है, तो एपीआई और भी यूज़ हो रही होंगी, जैसे इससे पहले भी जब आपने वो रिकॉर्ड किया था, वहाँ पे भी एक एपीआई यूज़ होती हुई दिखी थी आपको। बिल्कुल, यूज़ हो रही है यहाँ पे भी, और मल्टीपल एपीआईज़ आप यूज़ कर रहे होगे अलग-अलग पर्पज़ के लिए। जैसे ये वाला है, आप लिंक देखो, इसमें वी1 तक तो कॉमन है, इसके बाद लिखा हुआ है इनवाइट और फिर लिखा हुआ है जनरेट, और जो अभी हमारे सामने दिखाई दे रही है, वहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र वीपीएन जनरेट। तो ये अलग-अलग एपीआईज़ हैं जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। तब आपके दिमाग में यहाँ से ये आएगा कि ये आना चाहिए कि अगर यहाँ पे एपीआईज़ यूज़ हो रही हैं, जब भी आप कभी एपीआईज़ को टारगेट करते हैं, तो आप हमेशा एक-एक करके या स्टार्टिंग से स्टार्ट करके देखो डायरेक्टली। या तो एक-एक करके पीछे जाते रहो, एक-एक हटाते जाओ यहाँ से, और देखोगे जब मैं जनरेट हटा दिया, तब मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आपके पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? 301 मूव परमानेंटली, और कुछ भी नहीं आ रहा। वीपीएन को हटा के देखो, उसके बाद देखिए क्या रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, इसमें भी 301 का आ रहा है। यूज़र को हटा के देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास।
जब हमने इसको सेंड किया तो आपके पास 200 ओके का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है? और इस रिस्पॉन्स में अगर आप देखो आपके पास सारी की सारी एपीआईज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन-कौन से एपीआईज़ हैं जो इस पर्टिकुलर सर्वर पे अवेलेबल है। जैसे कि पहली एपीआई क्या है? एपीआई V1 इनवाइट हाउ टू जनरेट, फिर उसके बाद एपीआई V1 इनवाइट जनरेट, फिर इनवाइट वेरीफाई, ऑथ यूजर, ऐसे करके बहुत सारी एपीआईज़ हैं जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जब आपने गेट रिक्वेस्ट भेजी इस यूआरएल की तरफ, ये सारी एपीआईज़ हैं। अब इसमें से कुछ गेट वाली हैं जो ऊपर दिख रही है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुछ ऐसी एपीआईज़ हैं जो पोस्ट वाली हैं जिसमें से अभी शायद हम लोगों ने ये वाली यूज़ करी थी या कौन-सी थी वो? एपीआई इनवाइट जनरेट, इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी। तो इनमें से कोई होगी इनवाइट पोस्ट जनरेट, इनवाइट जनरेट ये वाली थी एक रिक्वेस्ट आपकी। कुछ ऐसी रिक्वेस्ट यहाँ पे दी गई हैं जो आपके रजिस्टर कर सकते हैं, न्यू यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र को। कुछ ऐसी हैं जो एडमिन रन कर सकता है सिर्फ, और वो गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट भी है, पुट भी है। तो ऐसी आपके पास रिक्वेस्ट दी गई है यहाँ पे जो आप जनरेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो सेटिंग्स को, आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जनरेट वीपीएन फॉर स्पेसिफिक यूजर, चेक इफ द यूजर इज एडमिन, उसके लिए भी आपको एपीआई दी गई है। तो ऐसे करके आपको अलग-अलग एपीआईज़ दी गई हैं जिनको आप एक-एक करके चेक कर सकते हो कि उनको यूज़ करने के बाद क्या हो रहा है। एक बार आप इनको ट्राई करके देखिए कि जब आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपको आउटपुट क्या देखने के लिए मिलता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो एडमिन वाली है, सबसे पहले दिमाग आपको कहाँ जाना चाहिए कि एडमिन वाली जो एपीआईज़ हैं उनको ट्राई करके देखते हैं कि हो सकता है शायद वो किसी स्पेसिफिक एंड पॉइंट तक जा रही हों और कुछ डेटा फेच करके हमारे तक ले आएँ। तो सबसे पहले जो आपको दिया इनमें ना बैक स्लैशेस को आप इग्नोर करिए, फॉरवर्ड स्लैश आपको यूज़ करना है। तो या तो आप यहीं पे डायरेक्टली लिख दीजिए, जैसे V1 के बाद दिया हुआ है एडमिन एंड एक है और। ये वाला क्या चेक करेगा? चेक इफ द यूज़र इज़ एडमिन। तो ये हमें चेक करके बताएगा कि यूज़र एडमिन है या नहीं। अच्छा, इसका ना आप एक और कॉपी बना लो ताकि आप बार-बार इस पे जाके चेंजेस ना करो। तो मैंने कॉपी कर लिया या दोबारा से इसको रिपीटर में भेज दिया, और इस वाले पे आप बार-बार सेंड करके देखो आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे आपने इसको भेजा 200 का रिस्पॉन्स आया, बट मैसेज में क्या लिखा रहा है? मतलब हम लोग एडमिन नहीं हैं, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है? जो कि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ने जो लॉगिन किया है, वो एडमिन से लॉगिन नहीं किया आपने, आपने एक नॉर्मल यूज़र से लॉगिन किया है। आप एडमिन नहीं हैं अभी तक इस वेबसाइट पे। अब आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से ऐसी कौन-सी एपीआई है जो और कुछ आपको करने में हेल्प करेगी? थोड़ा-सा समझिए, इनके आगे का जो डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, उनको समझ के मुझे बताइए। खुद वाला क्या कर रहा है बताइए? आप किसी यूज़र की सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हो। एडमिन बन जाए। हाँ, चेक कर सकता है और अपडेट भी करने में हेल्प कर सकता है उस टाइप की। और इससे ऊपर वाली है जो है वो जनरेट कर रही है वीपीएन फॉर स्पेसिफिक यूज़र, तो वो वाली अभी काम की नहीं है, बट अभी काम की कौन-सी है कि हम अपने यूज़र को एडमिन बना सकते हैं या नहीं? उसका ट्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए कौन-सी एपीआई है थर्ड वाली? जिसके लिए आपको रिक्वेस्ट कौन-सी भेजनी है? पुट। आप अगेन उस वाले पे जाइए और एडमिन सेटिंग्स अपडेट। एडमिन के बाद आप मेंशन करोगे सेटिंग्स एंड देन अपडेट, डेट एंड देन जाके आप गेट रिक्वेस्ट को चेंज करके क्या कर देंगे? पुट। आप इसको सेंड करिए। सेंड करने के बाद आपको मैसेज क्या दिखाया जा रहा है? स्टेटस आ रहा है डेंजर, और उसके नीचे लिखा रहा है मैसेज इनवैलिड कंटेंट टाइप। अब कंटेंट टाइप क्या है? कंटेंट टाइप क्या होता है? कहाँ मतलब क्या होता है? कैसे आप इसको मेंशन करोगे यहाँ पे? कंटेंट टाइप का मतलब क्या है कि आप जिस तरीके का कंटेंट भेज रहे हो वो कंटेंट का टाइप बताइए, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट भेजते हो, आप कोई भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट देख लो, या जब भी आप भेजते हो ना किसी भी रिक्वेस्ट को पोस्ट की तरह, तो उसमें हमेशा आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलती है, वो क्या होता है, एक हेडर ऐड हो जाता है यहाँ पे जिसका नाम क्या होता है? कंटेंट टाइप। वो ये बताता है कि किस तरीके का कंटेंट है जो आप भेज रहे हो। जब भी आप किसी लॉगिन फॉर्म पे डिटेल्स डालोगे अपनी, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी और वो कंटेंट टाइप पूछेगा आपसे। जैसे इमेजेस अपलोड करते हो तो इमेज स्लैश जेपीजी आ जाएगा। अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल कर रहे होगे तो एचटीएमएल स्लैश टेक्स्ट करके या एक्स एचटीएमएल करके कुछ ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऐड करना। जैसे ये फॉर्मेट कौन सा दिख रहा है आपको? कौन सा है? जेसॉन है ना?
तो जेसॉन में भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ कंटेंट टाइप ऐड करना पड़ता है, जो एक बार देख लो क्या होता है, या ऑनलाइन आप चेक कर लो कि जेसॉन का कंटेंट टाइप क्या होता है, वही आप एज इट इज ऐड कर दो। फ्लैश जेसॉन होता है, बट उससे पहले एप्लीकेशन आता है या कुछ आता है, तो आप ऑनलाइन सर्च कर लो जेसॉन कंटेंट टाइप। ये कुछ एरर है, मतलब जो आपने अभी आउट जो आपने भेजा है ना, उसको प्रॉपर एक आउटपुट नहीं है, कुछ उसमें कंटेंट। हाँ, इस तरह देखो, इसका मतलब ये है कि ये जो आउटपुट आया ना आपके पास, वो प्रॉपर आउटपुट नहीं है। जैसे नेगेटिव चीज बता रहा आपको है कि ये स्टेटस डेंजर है, मतलब जो आपने भेजना चाह रहे थे वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज आपको बता रहा है कि आपने कुछ गलत दिया हुआ है। एक बार कंटेंट टाइप आप चेक कर लो, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, ये रहा। आप ये ऐड कर लो इसमें, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। तो आप खुद ब खुद यहाँ पर आइए, पूरे इस हेडर सेक्शन में कहीं पे भी ऐड कर दो, बीच में ऐड करना है बीच में कर दो, अदरवाइज एंड में आप लिख दो कंटेंट और टाइप। हाँ, बिल्कुल। आपको मेंशन प्रॉपर्ली करना है हमेशा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, और इसके बाद एक बार सेंड करके देखिए कि अभी वो एरर हमारा रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। क्या कहना है, इसकी लैब्स जो है आपकी हैदरा बॉक्स की, वो बहुत ज्यादा एनुमरेशन बेस्ड लैब्स हैं इसकी, बहुत ही ज्यादा। उतना इजीली आप एनुमरेट नहीं कर सकते हैं लैब्स। हाँ, सीखने के लिए बहुत सारा कंटेंट है ये। कंटेंट टाइप हेडर और जे एप्लीकेशन स्लैश जेएस। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। आप लोगों का गया? ओके। एक चीज और कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि अब ये पुट रिक्वेस्ट है और आप कंटेंट कंटेंट टाइप आपने डाला हुआ है, तो आप एंटर करिए और यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट्स लगा दीजिए, क्योंकि जो भी जेसॉन ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं। अगर आप इसके बीच में स्पेस डालना चाहते हो तो ऐसे कर दो। एक बार इसको कैंसिल करके दोबारा से सेंड करके देखो। तो आप बेसिकली बॉडी में आप कुछ नहीं भेज रहे थे, इसीलिए कंटेंट टाइप जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था। कंटेंट टाइप जब भी तभी जस्टिफाई होगा जब आप कुछ भेजोगे, ठीक है? तो यहाँ पर जस्टिफाई होने के बाद आपको इस बार अगेन स्टेटस डेंजर दिखा रहा है, क्योंकि एक और मैसेज आपके सामने आया है जो बता रहा है मिसिंग पैरामीटर ईमेल। अब ईमेल नाम का पैरामीटर आपको कहाँ ऐड करना पड़ेगा? इसके बॉडी में। कैसे ऐड करेंगे बताइए? पैरामीटर्स कैसे ऐड किए जाते हैं जेसॉन रिक्वेस्ट में? जेसॉन जब आपके डेटा को लेके जा रहा होता है तो किस फॉर्म में लेके जाता है? लेकिन लिखते तो है ना हम लोग उसको, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, वैसे आपको लिखना पड़ेगा कि डबल कोट्स के अंदर पहले आपने की लिखा, फिर उसका वैल्यू डाल दिया। तो की में क्या आ जाएगा? ईमेल, ईमेल पैरामीटर का नाम, और उसकी वैल्यू क्या होगी? आपका ईमेल। जिस ईमेल पर आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जो आपने ईमेल दिया था, तो ईमेल आपको अपना याद होना चाहिए। आपने रजिस्टर करते समय अपना ईमेल क्या दिया था? ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड कर दो एक पैरामीटर। वो पैरामीटर ऐड कैसे करेंगे? आप यहाँ पे लिखिए डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये आप सारा कुछ क्या कर रहे हो, अल्फाबेट्स के उसमें कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ईमेल के बाद कोलन, देन डबल कोट्स के बाद एक और वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे, आपका जो ईमेल था। जैसे मेरे केस में वो ईमेल था vishal@gmail.com। आपके केस में जो आपका ईमेल था वो आप यहाँ पर असाइन करके एक बार ट्राई करो इस रिक्वेस्ट को भेजने का। इसके आगे आपको एक और एरर मिल रहा है जो बता रहा है इज एडमिन। अब इज एडमिन पैरामीटर क्या कंफर्म कर रहा हूँ कि आपका यूजर एडमिन है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एक और पैरामीटर आप लोग ऐड कर दो, इज एडमिन कोलन। अब आपके पास दो चीजें करने के लिए, वो आपको एक ही करके ट्राई करना पड़ेगा। और जब भी आप दो पैरामीटर देते हो तो सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, आपको याद रखना। एक से ज्यादा पैरामीटर, जैसे यहाँ, अच्छा सेमीकोलन नहीं कॉमा आएगा, तो कॉमा लगा दीजिए ध्यान से। जब भी आप एक से ज्यादा पैरामीटर्स दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉमा आ रहा है, यहाँ पे आप कॉमा लगा के, और दूसरा
अब आप 2 चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, पता नहीं वो किस वैल्यू को कंसीडर करे, या तो आप ट्रू फॉल्स में से कुछ चूज़ करोगे या तो आप 0 और 1 से चूज़ करोगे। तो आप ट्रू फॉल्स में से अगर इसको ट्रू कर दें अगर हम लोग, और इसको आप सेंड करके देखिए। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल क्या बता रहा है कि जो इस एडमिन का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 या 1। अब 0 क्या होता है? फॉल्स। 1 क्या होता है? ट्रू। तो आप यहाँ से ट्रू हटा के, अब क्योंकि ये एक इंटीजर है तो उसको आपको डबल कोट्स के अंदर डालना ज़रूरी नहीं। आप क्या कर दोगे डायरेक्टली 1 लिख के आप इसको सेंड करके देखिए। तो उसने क्या कर दिया, हमारा एक पैरामीटर अपडेट कर दिया, जो कौन-सा पैरामीटर था, इस एडमिन। अब आप पुराने वाले यूआरएल पे जाके चेक करके देखो, ये वाला यूआरएल था, इसको दोबारा से भेजो रिपीटर पे, और इस पे आप चेक करके देखो कि क्या अब आप एडमिन हैं या नहीं हैं। पहले मैसेज क्या आ रहा था? फॉल्स। और अभी मैसेज क्या आ रहा है? मतलब हम लोग एडमिन बन चुके हैं। यहाँ तक समझ आया सभी को? चलिए, अब इसके बाद आप थोड़ी और पैरामीटर्स को और एपीआईज़ को आप टेस्ट करके देखो, इनमें से और कौन-कौन से एपीआईज़ क्या करने में हेल्प कर सकते हैं। इस एपीआई से क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने अकाउंट को एडमिन बना दिया। अब हो सकता है कि और भी कुछ चीज़ें आप रन कर पाओ, खासकर एडमिन वाला अगर हम लोग चेक करें। इस वाले से तो हमने कंफर्म कर लिया कि आप एडमिन है या नहीं। इससे आपने एडमिन बना लिया अपने आप को। एक और आपको दिया गया है जो आप परफॉर्म करके देख सकते हो, जहाँ पे आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, और ये क्या करेगा आपके लिए, जनरेट करेगा वीपीएन फाइल फॉर स्पेसिफिक यूजर। जिस यूजर के लिए आप बनवाना चाहते हैं उसके लिए एक फाइल को जनरेट करेगा। तो ट्राई करिए आप इस पर्टिकुलर पैरामीटर को टारगेट, इस वाले एपीआई को टारगेट करना। ठीक है, तो ट्राई। उसके लिए आपको बस V1 पे आप गए थे, आपने एक-एक करके बैक ट्रैक किया सभी को। आपके पास जो स्टार्टिंग में एपीआई था वो ये था, जैसे ये था। मैंने जनरेट हटा के देखा, वीपीएन तक से ट्राई किया, फिर वीपीएन हटा के देखा, यूज़र तक, यूज़र हटा के देखा, तो इसमें वो सारी एपीआई आपके सामने लिस्ट होके आ गई। तो आप चेक करके देख लो उसको, अगर आप यहाँ से हटा दोगे सारे और इस रिक्वेस्ट को सेंड करोगे तो यही आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए, मैं आता हूँ।
बताइए क्या मिला आपको बाकी जब आपने एपीआई स्टार्टेड करी? कुछ मिला आप लोगों को उसके बाद? चलिए ट्राई करके बताइए मुझे कुछ मिला आप लोगों को उसके बाद? जनरेट इसको देख लेते हैं। वीपीएन ये जो रिक्वेस्ट है वो कैसी है? पोस्ट तो पोस्ट कर दो। सो पोस्ट रिक्वेस्ट में भी किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? कंटेंट टाइप की। तो आप यहाँ पे भी ऐड कर दो कंटेंट टाइप। यहाँ पे भी आपको एक लाइन ऐड करना। जब आपने ये रिक्वेस्ट भेजी आपके पास एक मिसिंग पैरामीटर का एरर आ रहा है जहाँ पे पैरामीटर का नाम क्या बता रहा है? यूजर नेम। सो आप किसका यूजर नेम ऐड करेंगे? यूजर नेम आपका जो भी है आपके अकाउंट का वो डाल दीजिए, जैसे मेरे वाले का है विशाल। ट्राई करिए इसको सेंड करने का। जैसे आपने इसको सेंड किया आप ट्राई कर सकते हो, कमांड देख सकते हो जैसे यहाँ पर हो सकता है। तो जैसे आपने इसको भेजा है, रिक्वेस्ट को आपने फॉरवर्ड किया, आपके सामने वो पूरा ओपन वीपीएन का जो फाइल होता है वो ओपन होके आ गया। वो किस यूजर के लिए ओपन होके आ गया? विशाल यूजर के लिए। जब आप ये रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो वो जनरेट कर रहा है एक वीपीएन फाइल एडमिन यूजर के बिहाफ पे। और किस यूजर के लिए जनरेट कर रहा है वो? विशाल के लिए। और उसके लिए जो भी आपके पास आउटपुट आया वो यहाँ पे आपको दिखा दिया उसने। अब आप यहाँ से एक चीज समझिए, ये जो पैरामीटर है इसके आगे आप एक वैल्यू डाल रहे हो। ये इसके बेसिस पे आपके लिए एक ओपन एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट कर रहा है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हो सकता है कि ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर कहीं न कहीं इसके अंदर जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो, वो उसके शेल पर एग्ज़ीक्यूट हो रहा हो और उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ़ पे वो किसी एक यूज़र के लिए वीपीएन फाइल को जनरेट कर रहा हो। क्योंकि ये सब चीज़ें ना जनरेट शेल के थ्रू की जाती है। शेल के थ्रू जनरेट करके वो आपको शेयर कर देते हैं और आप फिर अपने ओपन वीपीएन कमांड से उसको फिर कनेक्ट कर सकते हो आप उनके साथ। तो वैसे ही एक चीज़ आप यहाँ से समझिए कि जो पैरामीटर की वैल्यू आप यहाँ पे डाल रहे हैं, हो सकता है कि वो पैरामीटर कहाँ पर एग्ज़ीक्यूट कर रहा हो कमांड्स को? शेल पे। और अगर आपको यहाँ पर कमांड इंजेक्शन चेक करना है इस पैरामीटर पे तो कैसे करोगे आप? कमांड इंजेक्शन अगर आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे आप? तो वो ऑपरेटर्स को आप यूज़ करने का ट्राई करिए और उन ऑपरेटर्स के थ्रू अपनी कमांड को एग्ज़ीक्यूट करिए। जो ऑपरेटर्स आपको बताए थे ना, देखिए उनमें से कौन-सा ऑपरेटर यहाँ पे वर्क कर रहा है। डबल एम्परसेंड ऑपरेटर बताया था आप लोगों को और पाइप ऑपरेटर था।
डबल पाइप था, सेमीकोलन था, सिंगल एंड था, ऐसे करके जो भी ऑपरेटर्स थे उनके थ्रू आप ट्राई करिए और कंफर्म कीजिए कि आपका कोई कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। जैसे जब मैंने इतना डाला तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। हाँ, स्पेस तो आप दोगे। नहीं नहीं, यहाँ जरूरत नहीं इम्पोर्ट करने की। ये एटलीस्ट आपको एरर नहीं दे रहा है, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको हर हर बार आपको 200 का रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे। कंसोल ट्विटर रह गया मेरा। कुछ और कुछ सीधे कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। एरर नहीं दे रहा आपको। करिए करिए। ठीक है, सो ये वाला पैरामीटर अगर नहीं है तो दूसरे पैरामीटर पे ट्राई करिए, और भी आपके पास एपीआईज यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे जनरेट न्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यूजर के बिहाफ पे, इस वाले को भी ट्राई कर सकते हो आप। यूजर वीपीएन। पैरामीटर नहीं ले रहे। पैरामीटर तो आपको इसी में मिलेगा।
हम्म, सेमीकोलन और पीछे भी हैश लगा के सेमीकोलन, जैसे यहाँ पे आपने दिया पहले सेमीकोलन, ठीक है, और पीछे हैश हटा के सेमीकोलन। मतलब हुए मैं के बाद, हाँ, अब ये हैश हटा। ओके, यहाँ पे आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, हैश लगा के भी हो जाना चाहिए वैसे तो। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी कमांड ये वर्क करी है। हैश आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब आपने दोनों कमांड्स को इंडिविजुअली क्लोज करा है तब जाके वर्क कर रही है। अगर मैं ऐसे वर्क करा रहा हूँ उसको तो ये रन नहीं कर रहा है। तो आपको वो आइडेंटिफाई किया आपने किस तरीके से आपकी कमांड एग्जीक्यूट कर रही है, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा कि यहाँ पर कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। इससे पहले आपने जितनी बार भी ट्राई कर रहे थे तो उसमें कोई एरर नहीं दे रहा था आपको वो, तो वो एरर नहीं मिल रहा था, जिसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं ये आपकी कमांड्स को एक्सेप्ट कर रहा है। आप उसको सेमी कोलन दे रहे हो या हैश या कुछ भी दे रहे थे, वो एक्सेप्ट कर रहा था। तो यहाँ पर आपको, आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, रिवर्स शेल ले सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे। कैसे लेंगे आप वो रिवर्स शेल, बताइए। रिवर्स शेल एक्सेस कैसे लेंगे आप लोग? हाँ, डालिए और ट्राई करिए कंप्लीट करने का इसको। आप वन लाइनर का देख लो, पेंटेस्ट मंकी में मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आपको बैश का एक वन लाइनर याद होगा जो आपको रिवर्स शेल एक्सेस देने में हेल्प कर सकता है। वहाँ पर आप अपने ट्रैक में एक आईपी डालिए, पोर्ट डालिए, जैसे ये है वन लाइन में। टू कमांड की जगह आप एज इट इज इसको पेस्ट कर दीजिए। इस पे आप अपना आईपी देख के डाल दीजिए, 10, 10, 14, 73। इस तरीके से आप यहाँ पर आईपी और पोर्ट दे के डाल दीजिए, एंड यहाँ पर जाने के बाद आप नेटकैट रन कर लीजिए और ट्राई करिए। जब हम इस कमांड को सेंड कर रहे हैं तो आपके पास कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, एक बार देख लीजिए। जब सेंड किया तो हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस कमांड में। लेट्स पिट अ हैश हियर। ये कमांड यूज करिए, इसमें मैंने गलती है, 10, 10, 14, 73, 1337। हाइफन सी वाली कमांड से मिला है। कौन सी वाली? बैश हाइफन? बैश हाइफन सी वाली शायद इसके नाम। बैश हाइफन सी, उसके आगे क्या लिखा आपने फिर? EXEC बैश हाइफन हाइफन बैश हाइफन सी अच्छा, एग्जीक्यूट करना है बैश हाइफन। हाइफन है। इस वाले से नहीं हो रहा है, मुझे कुछ चाहिए। इसको कोट कर दो। हाँ, इस पूरे को कोट कर दो, सिंगल को। सिंगल को हाँ ऐसे? हाँ, पूरे को लास्ट में। और कोट के अंदर ही बैश के पीछे EXEC कमांड लगेगी और बाहर लगेगा बैश हाइफन सी। वो तो एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करके आप बता रहे हो, उसी से मुझे तो उससे भी आना चाहिए था। ये रीसेट कर दिया किसी ने? आप ऐसे करिए किसी ने? इसको भी डिक्लाइन कर दो आप लोग, सभी लोग डिक्लाइन कर दो। नहीं तो ना फिर ये आपको अभी जितना करें ना उतना अगली बार भी करना पड़ेगा आपको।
मेडिटेशन ये आया नहीं। नहीं है सर, ऐसे उठाएगा तो कैसे उठेगी? निहारिका, निहारिका घर आ गया। हैप्पी बर्थडे। निहारिका स्टेज, निहारिका उठ जाओ, क्या कर रहे हो? सामने सो रहे हो। रिविजन मिला आप लोगों को? इसको ना मैं बस एक पॉइंट तक आके छोड़ देता हूँ ताकि अगली बार हमें वहीं से कंटिन्यू करना पड़े, यहाँ तक ना करना पड़े दोबारा। बैश के अलग अलग हैं। ये वाला यूज करा गया आपने इसमें? वो करना तो चाहिए था उसमें। सर ये पेलोड से पहले बैश हाइफन सी लिख के देखो, शायद हो जाएगा। देख लेता हूँ, बैश हाइफन सी, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये पूरा पेलोड सिंगल कोट्स में। सिंगल कोड के अंदर यही वाला पेलोड। हाँ ये पीसी लगा EXEC, उसके बाद ये पहले EXEC, अंदर EXEC स्पेस और वो जो कोड, वो जो पेलोड था वो। हाँ, इसमें इसने बैश की कमांड रन करी है और इनिशियली अंदर ही अंदर उसको बैश को रन करा है। ठीक है, तो ये वाला पेलोड भी आप सेम सेव करके रख सकते हो अपने पास, कमांड इंजेक्शन के टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो। जब आपको कमांड इंजेक्शन ट्राई कर रहे हो ना, तब आप ये वाला पेलोड ट्राई करके देख सकते हैं। आपको मशीन का एक्सेस मिला, मशीन का एक्सेस मिलने के बाद आप जाइए देखिए कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी आप एक फोल्डर में है जिसका नाम है बार www.html। यहाँ पर क्या क्या फाइल्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी फाइल आपके काम आ सकती है, जिसके अंदर कुछ काम का कंटेंट मिल जाए आपको। सो बेसिकली यहाँ तक मैं एक बार एंड कर देता हूँ कंप्लीट। जब आप ls-a करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर एक फाइल दिख रही है जिसका नाम क्या है, .env, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ch के अंदर, जिसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड्स मिलने के चांसेस होते हैं .env फाइल के अंदर। वही फाइल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है जो आप शायद वेब से भी एक्सेस कर पाते। ट्राई करिए एक बार, वेब से मिल रही है वाली फाइल आप? हाँ मिल गई, पेपर लगा दो। नहीं .env हाँ .env यहाँ नहीं दिखा रहा ना,
यहाँ पे आपको वेब से नहीं दिखा रहा, बट आपको जब लॉगिन हो गया तब आपको वो फाइल देखने के लिए मिल रही है। तो आप कैट करके देखिए .env को, इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ पर आपको एक यूजर नेम मिला है एडमिन, और उस यूजर का आपको पासवर्ड यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो एक बार आप अलग से SSH करके देख लीजिए कि क्या इस यूजर से आप लॉगिन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इतना हम लोग एंड करते हैं। बाकी आप प्रिविलेज एस्केलेशन का ट्राई करके आइएगा, और अगर नहीं बनता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को? तो ये इतना याद रखिए, क्योंकि अगली बार हमें यहाँ से पूरा नहीं करना पड़ेगा दोबारा, नहीं तो ये पूरा फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, इसके क्रेडेंशियल्स आप लोग सेव करके रख लेना, जो भी इसका पासवर्ड था वो सेव करके आप लोग रख लीजिएगा, सुपर डुपर पास 1 2 3 करके। और इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉगिन करेंगे, अगर आप लोग ये नहीं कर पाते हैं सॉल्व। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? तो इन मशीन्स में आपने ये देखोगे कि इसमें एनुमरेशन वाला जो पार्ट होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। एनुमरेशन वाला जो पार्ट है वो एट द बॉक्स मशीन्स का बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। तो इसको कंप्लीट करने का आप लोग ट्राई करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।